हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इस फॉर क्लास 12 और चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी अपने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में। तो बाकी जो बची बातें हैं उन्हें आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में समझाया था, उसकी रेजोनेंस कंडीशन के बारे में समझाया था। ठीक है, सारी बातें मैंने वहां पर आपको क्लियर की थी। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट। अब पैरेलल एलसीआर सर्किट में क्या होता है भाई, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आपको ध्यान से पूरी बात समझनी है। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक तो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और एक आपके पास रेजिस्टेंस है R। इन तीनों को मैंने एक AC वोल्टेज से कर रखा है कनेक्ट। एसी वोल्टेज आपका किसी इंस्टेंट मान लीजिए E0 साइन ओमेगा t है। क्लियर हो गई बात। तो अब इसमें क्या है, ये मान लीजिए आपका करंट I है, यहां करंट होगा I1, यहां करंट होगा I2, यहां करंट होगा I3 किसी इंस्टेंट अगर हम देखते हैं तो। क्लियर है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दियर रेजिस्टेंसेस। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इंडक्टर में तो वो होता है आपका XL, रेजिस्टेंस की बात करें कैपेसिटेंस में वो होता है XC और रेजिस्टेंस में होता है सीधे आपके पास R। ईएमएफ आपको पता ही है E E0 sin ओमेगा t है, करंट आपका I फ्लो कर ही रहा है। तो भाई इस केस में क्या होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फेजर डायग्राम मेथड। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए ईएमएफ को आप यहां बना दीजिए। ईएमएफ का फेजर हमने बना दिया, ये E0 शो हो रहा है, इसका एंगल जो बन रहा है वो ओमेगा टी है। अगर E E0 sin ओमेगा टी होगा तो भैया जो ईएमएफ का फेजर आएगा उसकी लेंथ तो E0 के बराबर होगी वेक्टर फॉर्म में, और उसका जो एंगल बनेगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा टी। अब हम जानते हैं करंट जो रेजिस्टेंस में होगा, यहां पर जो करंट रेजिस्टेंस में होगा वो तो ईएमएफ के साथ साथ चलेगा, मतलब जो उसका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम ओमेगा टी बनेगा। तो ये हो गया आपके पास IR0। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस में जो करंट होता है और जो ईएमएफ आएगा आपके पास उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या आता है भाई, 0 है ना। तो सभी के पास तो ये तो सबका सेम ही रहेगा ना, ईएमएफ तो पैरेलल में तो सभी का सेम रहेगा। तो किसी इंस्टेंट इसका जो ईएमएफ होगा वो ये होगा E। तो इसके साथ जो करंट का I1 का अपने पास, इसको हम IR मान लेते हैं, इसको मान सॉरी हाँ ये IR हो गया, ये IC हो गया और इसको मान लेते हैं IL। तो IR की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसके फेजर को उसकी लेंथ में रिप्रेजेंट करेगी, उसका भी एंगल ओमेगा टी क्यों बनता है, क्योंकि हम जानते हैं IR और ये हमेशा क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अब अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलता है। ये आ जाएगा आपके पास करंट इन IC नॉट आ गया, 90 डिग्री से आगे रहेगा ये ईएमएफ से। और करंट जो आपका होता है किसमें, L में, वो मैंने मान लिया कि भैया IL0 है तो वो 90 डिग्री से पीछे होता है किससे, ईएमएफ से। करंट जो होता है और वोल्टेज इनका फेज डिफरेंस इंडक्टर में होता है 90 का, इसमें करंट आपका लैग करता है या फिर ईएमएफ लीड करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। कैपेसिटर में करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल 90 का होता है, यहाँ पर जो करंट है वो लीड करता है, ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलता है। R और E हमेशा साथ साथ रहते हैं, सॉरी R में जो करंट है और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, मतलब उनका फेज डिफरेंस 0 आता है। तो इस तरह से आपका ये फेजर डायग्राम बन गया। अगर हम नेट करंट की बात करें तो वी हैव 3 करंट्स। एक तो आपके पास हो गया IR0 और बाकी दोनों जो करंट हैं ये हो गया IL0 और ये हो गया आपके पास IC0। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा तो भैया इस डायरेक्शन में आ जाएगा,
जो सीधे इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे IC नॉट। मान लेते हैं जो IC है वो आपका बड़ा है IL से, तो उस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास जो रिजल्टेंट है, जहां पे मैंने एरो बनाया यहां तक की लेंथ आ जाएगी इसकी ये। अब अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपका नेट करंट आ जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा भाई, नेट करंट। तो ये हो गया आपके पास सीधे सीधे I नॉट। वेक्टर फॉर्म में देखें तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। IR और EMF क्या थे, साथ साथ थे, मतलब यहां जो एंगल बन रहा था वो क्या था भैया आपके पास ओमेगा टी। मैंने मान लिया जो नेट करंट है और रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आपस में फाई का फेज डिफरेंस दिखाते हैं। तो उस केस में आपके पास जो EMF है और जो करंट है इनके बीच का फाई फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास I नॉट, ये हो जाएगा आपके पास E नॉट, यहां पर आपके पास बन रहा है ओमेगा टी। इस तरह से पूरी कहानी आपके पास ये रहेगी जो मैंने आपको भी समझा दी। अच्छा, इस केस में है क्या, जो फेजर आप बना ले, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो फेजर मैंने आपको समझा दिया भाई। फेजर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जो नेट EMF है, जो EMF है हमारा वो तीनों का सेम रहेगा। जो करंट रेजिस्टेंस में आएगा उसका फेज डिफरेंस EMF के साथ 0 का होगा। जो करंट C में आएगा उसका फेज डिफरेंस 90 का होगा और करंट आगे चलेगा। जो L में करंट आएगा उसका फेज डिफरेंस E नोट के साथ होगा 90 का और वो पीछे चलेगा। तीनों करंट को यहां बनाते हैं। नेट करंट आपका I नोट आ गया, तो नेट करंट I नोट अगर IR नोट से फाई का एंगल बनाएगा तो इसका मतलब E नोट और I नोट के बीच भी क्या बन रहा है, फाई, क्योंकि E नोट और IR नोट सेम एंगल पर थे, साथ साथ थे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, हेंस एट एनी इंस्टेंट। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा IC नोट आपका IL नोट से बड़ा ही आएगा, छोटा भी आ सकता है। उसकी कंडीशन मैं आपको भी बता देता हूं। E इज इक्वल टू, अगर आपके पास E नॉट साइन ओमेगा टी है तो I क्या आएगा, अगर यहां से देखें इस जगह से तो I आपका आगे चल रहा है, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कंडीशन बनेगी। ये कब है, जब आपका, देखिए भाई IC नॉट समझना पड़ेगा। IC नॉट है क्या आखिर, IC नॉट क्या होगा भैया, जो उसका EMF है वो अपॉन में XC है कि नहीं, और IL नॉट क्या होगा भैया, जो उसका EMF है और अपॉन में XL। अगर XL बड़ा हो गया XC से, अगर XL आपका बड़ा है किससे, XC से, तो उस केस में ये इक्वेशन बनेगी जो मैंने आपके अभी बना दी। क्यों, अगर XL बड़ा होगा XC तो E नॉट दोनों का सेम है, तो उस केस में ये बड़ा हो जाएगा इससे अपने आप। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये पाया जाएगा जो मैंने आपको बताया है। या फिर इसकी ये भी बातें हो सकती हैं और करके लिख लें। अगर आपका E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू आ सकता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी आ सकता है। ये कब होगा, जब आपका XC बड़ा होगा XL से। ठीक है, उस केस में नेट EMF इस तरफ बचेगा, रिजल्टेंट करोगे आप तो I नॉट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। भाई इन दोनों सब्ट्रैक्शन होगा सीधे। अगर मान लीजिए ये बड़ा होता और ये स्मॉल होता तो नेट करंट यहां बचता, इन दोनों का जो नेट बचता वो यहां बचता, फिर इसका और इसका नेट निकालते तो बीच में नहीं आता। ठीक है, ये अगर इससे बड़ा हो गया तो उस केस में क्या होगा, नेट करंट आपका नीचे नहीं आएगा 5 डिग्री से। तो वो कंडीशन आपकी बात की है, तो मैं अभी ये वाली कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं। वो भी आ सकते थे आंसर, उस केस में आपको इसे बड़ा मान लेना है इससे। ठीक है भाई, ये आपने बना लिया तो उसको मैं इरेज कर देता हूं, जरूरत तो है नहीं इसकी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, IR नॉट की, तो वो आ जाएगा आपके पास E नॉट बाई R। अगर हम बात करते हैं IC नॉट की तो वो आ जाएगा E नॉट बाई XC, का मतलब हो गया E नॉट 1 अपॉन ओमेगा C।
ई नॉट इंटू ओमेगा इंटू सी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आई एल नॉट देखें तो ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट एक्स एल, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। ठीक है, इस तरह से आपके पास तीनों करंट आ गए। अब देखिए जो नेट है आई नॉट, वो इन तीनों, देखिए वेक्टर है यहाँ पर, इस समय करंट क्या है, वेक्टर है, करंट के फेजर से हम कर रहे हैं सॉल्व, और फेजर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो लेंथ है वो इनकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है सभी करंट्स के, और डायरेक्शन उसकी आपको पता है। तो भाई जो आई नॉट आएगा, आई नॉट अगर हम यहां से देखें, अब ऊपर का भी मिटा रहा हूं मैं ये भी, ठीक है। नेट करंट जो आएगा आई नॉट, वो क्या आ जाएगा भाई, देखिए ये जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, किसका, इसका और इसका रिजल्टेंट है। अगर इसको यहां मैं अलग से बना के दिखाऊं आपको, ये है आपके पास आई नॉट, तो आई नॉट क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट है। अब इसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है और इसकी वैल्यू ये है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है जो फाई एंगल बनाता है आई आर नॉट के साथ। तो क्या आ जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा आपके पास आई आर नॉट का होल स्क्वायर प्लस आई सी नॉट माइनस आई एल नॉट का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास आई नोट, क्लियर है। ये फिगर मैंने वहां बना दिया, उससे हम काम कर लेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहां से अगर हम देखें तो आई आर नॉट क्या है भाई, आई आर नॉट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामने आपके, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ई नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स सी स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स एल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर है ना, ऐसे नहीं था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर करना है, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे होल स्क्वायर करना है, गलती से मैंने स्क्वायर लगा दिया था, इसको बताते हुए इसकी जरूरत नहीं है, फिगर बेकार है, वो काम का होता है जो बना हुआ है। इन सभी में से ई नॉट का होल स्क्वायर कॉमन होता है, यहां बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल का होल स्क्वायर। ये आपके पास आई नॉट है, ई नॉट तो होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ई नॉट बाई आई नॉट हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल का होल स्क्वायर, ये एल है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं ई नॉट बाई आई नॉट, देखिए नेट करंट और नेट वोल्टेज का जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं जेड, तो करंट अपॉन वोल्टेज आएगा 1 अपॉन जेड के बराबर, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एक चीज निकली है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मैंने निकाल दिया, समझ के बाद इसको हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहां जो आपके पास Z है वो क्या है, Z जो है आपका उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे भाई इसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इंपीडेंस भी कह सकते हैं इसी को, इंपीडेंस भी आपका, तो इंपीडेंस तो आपका निकल आया, आई नॉट निकालना है
तो ई नॉट बाई जेड से निकलेगा आपका, जेड आपको पता है, आई नॉट जब भी निकालना है तो ई नॉट बाई जेड कर देना, आपका आई नॉट निकल आएगा। देखो आपको ईएमएफ तो पहले से दिया होगा, करंट पूछेगा तो आई नॉट निकालना है और अपने को फाई निकालना है, ओमेगा तो वहां दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, तो आई नॉट ई नॉट बाई जेड से आपका निकल आएगा। ये जो इक्वेशन में लिखी थी इसमें आई नॉट की वैल्यू ये है जो आपके सामने लिख दी है मैंने। अब बात कर लेते हैं फाई क्या आएगा, है ना। नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा भाई, इस ट्रायंगल से आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर, ये क्या हो गया आपके इसके बराबर। देखो आई नोट की वैल्यू आपको स्टार्टिंग से नहीं पता थी, आईसी नोट, आई एल नोट और आई आर नोट पता थी, क्यों, ई नोट पता थी, आर एक्सी और एक्सएल पता है, तो वहां से आप इनकी वैल्यूज तो निकाल सकते थे, आई आर नोट, आईसी नोट और आई एल नोट की, इनकी वैल्यू के टर्म्स में आंसर देना है आपको। जब हम tan फाई देखें फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर हम tan फाई देखें, ट्रायंगल यहां पर देखिए इस तरह से बन रहे हैं, इस तरह से 90 है, ये दे रखा है आपको आईसी नॉट माइनस आई एल नोट, ये आपको दे रखा था आई आर नोट, ये आपको दे रखा है आई नोट, यहाँ एंगल बन रहा है फाइव। तो tan फाइव लेंगे, दिस अपॉन दिस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आईसी नोट माइनस ये आ गया भाई आपके पास। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा भाई, ये इसको मिटा देते हैं इधर वाला, फाई क्या आ जाएगा देखिए, आईसी नोट का मतलब हो गया ई नोट बाई एक्स सी माइनस ई नोट बाई एक्स एल अपॉन में ई नोट बाई आर, ई नोट सी नोट सब कैंसिल हो गया, तो आपका बच जाएगा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल होल अपॉन में 1 अपॉन आर, किसके बराबर है, tan फाई के बराबर है। अब यहां से आपको पता होगा जो xc होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो जाएगा ओमेगा सी, यह आ जाएगा ओमेगा सी, सॉरी यार नहीं, 1 अपॉन एक्स बराबर ओमेगा सी, 1 अपॉन एक्सएल बराबर 1 अपॉन ओमेगा एल, और यह आ जाएगा आपके पास सीधे 1 अपॉन आर, ये आ गया आपके पास tan फाई। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे थोड़ा सा और सॉल्व हम इसे कर सकते हैं और इस तरह से लिख भी सकते हैं। tan फाई आपका हो जाएगा सीधे r ऊपर आ जाएगा, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। यहां से आपको निकालना है फेज डिफरेंस इन एलसीआर पैरेलल सर्किट में। क्लियर हो गया। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस आपके सामने ये आ गया। आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड से करनी है। जेड आपको मैंने बता दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आएगा। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें रेजोनेंस कंडीशन की। किसकी बात करनी है भाई आपको? रेजोनेंस कंडीशन की। चलिए भाई, तो रेजोनेंस कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या फिर रेजोनेंस कंडीशन इन पैरेलल एलसीआर सर्किट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो सर्किट तो आपको पता ही है क्या है। ये L हो गया, ये C हो गया, ये आपके पास R हो गया। इन तीनों को हमने जोड़ रखा है EMF से, E से। इसमें जो नेट करंट है वो I है। ठीक है। When XL बराबर XC
then parallel LCR circuit is called in resonance. कंडीशन, ठीक है। जब ये होता है तो रेजोनेंस कंडीशन में आता है। इन दिस केस नंबर फर्स्ट, इम्पीडेंस यानी जेड बिकम मैक्सिमम आता है इस बार जेड। क्यों? क्योंकि भाई 1/z किसके बराबर होता है? 1/r²। इस तरह से होता है अपने पास ये 1/z का फॉर्मूला। अब देखिए ये चीज जब मिनिमम होगी तो z क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि 1/में दे रखा है इस बार। हियर ये मिनिमम होगा जब आपका ये मिनिमम होगा तो z क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पूरी चीज मिनिमम होगी तो 1/z लिखा है, z मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब इसका स्क्वायर 0 ली दे, ठीक है। तो जो आपके पास z मैक्स आएगा, z मैक्स क्या आ जाएगा भाई? z मैक्स सीधे आपके r के बराबर आ जाएगा। xc और xl तो बराबर कर दिए तो 1/xc माइनस 1/xl तो 0 हो जाएंगे। तो 1/r² का मतलब 1/r बराबर 1/z, तो z मैक्स आपका r के बराबर आएगा। z मैक्स क्या आ जाएगा भैया आपके पास? r के बराबर। नंबर सेकेंड बात, करंट बिकम मिनिमम, तो आई मीन क्या हो जाएगा? E0/z मैक्स, तो E0/r। यहां पर उल्टा होता है, सीरीज से यहां पर उल्टा होता है, ठीक है भाई। और सुनिए, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अगर फेज डिफरेंस देखें करंट और वोल्टेज में तो tan फाई का फॉर्मूला क्या था? tan फाई था आपके पास यहां पर 1/xc माइनस 1/xl 1/r, ये था फॉर्मूला। जरा देखिए क्या आ जाएगा? tan फाई 1/xc और माइनस 1/xl बराबर हो गए तो 0 tan 0, tan फाई क्या आ जाएगा भाई? 0, क्योंकि xc किसके बराबर है? xl बराबर है, तो फाई कितना आ जाएगा? 0। हेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, किसमें? रेजोनेंस कंडीशन में, पैरेलल एलसीआर सर्किट में। तो भाई ये आ जाएगी आपके पास पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी। एंड अगली जो बात आएगी, एक और बात रहेगी, वो भी देख लें। एंड IL0 बराबर क्या आ जाएगा? I0L बराबर किसके? E0/xl के। और IC0 किसके बराबर है? ऐसा होता है ना, E0/xc के, है ना। हेंस IL0 आपका सीधे सीधे IC0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि XL XC के बराबर है। ये दोनों बराबर हो गए, E0 दोनों में है ही पहले से, तो इसका मतलब दोनों में जो करंट आएगा वो सेम आएगा। दोनों में जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा भैया? सेम आ जाएगा, एज इट इज करंट दोनों में आएगा, ठीक है। दोनों का करंट आपका डिट्टो सेम आ जाएगा।
करंट का जो मोड है, करंट का जो मोड है डायरेक्शन के अपोजिट रहेंगे, ध्यान रखना आपको। वेक्टर फॉर्म में करते हैं फेजर डायग्राम में, तो इनके जो मोड आएंगे दोनों के वो सेम आएंगे। IL नॉट बराबर, अब जो फेजर डायग्राम देखें इसका, तो फेजर डायग्राम जानते हैं, यहां पर होता है अपने पास IR नॉट, ये होता है IC नॉट, ये होता है आपके पास IL नॉट। तो नेट करंट क्या बचेगा? नेट करंट क्या था आपके पास? I नॉट इज इक्वल टू था IC नॉट माइनस IL नॉट प्लस IR नॉट का स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर था। अब दोनों बराबर हो गए ना, जैसे कि IL नॉट IC नॉट के बराबर है, तो I नॉट सीधे किसके बराबर आएगा? I नॉट सीधे आ जाएगा IR नॉट के बराबर। नेट करंट सीधा आपका ही आ जाएगा, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है भाई, ये पूरी कहानी थी इसमें। ठीक है, यहां अगर किसी इंस्टेंट टी पर अगर आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा, तो I इज इक्वल टू क्या रहेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी ही रहेगा, क्योंकि फाई तो जीरो आ गया ना, फेज डिफरेंस तो जीरो रहेगा। यहां पर I नॉट क्या है? I नॉट बराबर आएगा आपके पास सीधे E नॉट बाई आर, क्योंकि I नॉट बराबर क्या होता है? E नॉट बाई जेड होता है ना, और जेड किसके बराबर आता है रेजोनेंस कंडीशन में? आर के बराबर। तो I नॉट किसके बराबर आ जाएगा भाई? E नॉट बाई आर के बराबर। तो ये पूरी रेजोनेंस कंडीशन की बात थी पैरेलल LCR सर्किट में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि भाई ये कहानी घटित होगी इसमें। पैरेलल LCR सर्किट में ये सारी बातें होती हैं। रेजोनेंस कंडीशन में ऐसा होता है, नॉर्मल कंडीशन आपकी पीछे मैंने बताई थी। रेजोनेंस कंडीशन वो होती है जहां पर XL के बराबर होता है। ठीक है, और इन रेजोनेंस कंडीशन जो फ्रीक्वेंसी आती है वो भी देख लें। पांचवी बात भी रहेगी, एक मिनट रुकिए, उसको भी देख लेते हैं। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आएगा? XL के बराबर था, इसलिए ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम आती है पिछली बार की तरह, जो पिछली बार आई थी वही इस बार भी आपकी आएगी। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से पूरी कहानी थी पैरेलल LCR सर्किट की। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है इसकी। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं, उसमें क्या क्या निकालना है। सभी चीजों को एक न्यूमेरिकल में मैं बढ़िया तरह से कर दूंगा, आपको बात समझ में भी आ जाएगी। तो आप ध्यान से देखें न्यूमेरिकल क्या है। तो भैया मैंने बढ़िया से एक क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने, इसमें बहुत कुछ दे रखा है मैंने, 3 अलग अलग सर्किट्स दे रखी हैं आपको इस तरह से। ठीक है, R1 6 ओम है, XC1 8 ओम है, R2 4 ओम है, XL1 3 ओम है, ये कैपेसिटर ये इंडक्टर है। और इसमें तीनों चीजें थी सीरीज में है, और ये तीनों आपस में पैरेलल में, ये और ये। इस तरह से आपके पास एक सर्किट है। V इक्वल टू दे रखा है 100 sin 1000t, तो ओमेगा 1000 हो गया, V नॉट आपका 100 हो गया। अब आपको क्या क्या बताना है वो आप देखो। करंट इन ईच ब्रांच, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, in each branch, phase difference between net current and net voltage, नेट करंट पता करना है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस पता करना है आपको। क्लियर हो गई भाई बात? तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में पता करनी है, जो मैंने आपको बता दी है।
चलिए तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं यहां करंट I है, यहां करंट I1 है, यहां करंट I2 है और यहां करंट क्या भाई I3। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपके पास I1, I2 और I3 नेट करंट हो गया। अब देखिए सभी में वोल्टेज तो आपका ये आने वाला है जो मैंने आपको बता दिया। अब निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इन ब्रांच फर्स्ट, इसको बोल देंगे फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड या थर्ड। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन फर्स्ट ब्रांच, इसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट ब्रांच, इसमें I1 है। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है Z का वो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब सिर्फ अगर R और C है तो आपको ध्यान होगा वहां पर आया था आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर और XC1 स्क्वायर आ जाएगा Z1। R1 कितना है भाई 36 स्क्वायर कर दूंगा, सीधे डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस 864 10 आ गया भाई। लो Z1 क्या आ गया, सीधे सीधे 10 आ गया। ठीक है, सारी बातें आप ध्यान रखिए, सब चीजें निकालेंगे हम। करंट, फेज डिफरेंस, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे ध्यान है सारी बातें आप नोट कर लें, इसके बाद देखिए क्या क्या निकालूंगा। I1 क्या हो जाएगा भाई, E0 बाई Z1 हो जाएगा। अब देखिए E0 क्या है, E0 तो 100 है, अरे E0 का मतलब V0 है, हम इसको E से लिखते हैं ना यहाँ पर EMF को, वोल्टेज को, तो हम V से लिख दिया क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। V0 बाई Z1 आ जाएगा। I1 नोट निकालेंगे तो हम किसी इंस्टेंट जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो I1 नोट क्या आ जाएगा, V0 अपॉन Z1, तो V0 अपॉन Z1 करेंगे अगर हम, ये मैक्सिमम करंट निकालना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, 10 तो आ गया 10 एम्पियर। I1 नोट क्या आ गया आपके पास 10 एम्पियर। ठीक है, नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्रांच देखें Z2, तो वो होता है आपका R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। RL सर्किट में आपको पीछे आके देखना पड़ेगा, मैंने कर रखा है 16, तो 5 आ गया Z2। करंट क्या आ जाएगा, I2 नोट क्या आ जाएगा भैया, V0 बाई Z2। ट्वेंटी एम्पियर करंट आ गया I2 नोट। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना किसी इंस्टेंट टी पर बोलेगा तो टी आपको दिया होगा तो आप वहां से निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है भाई, तो अभी तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ I1 नोट और I2 नोट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच निकालनी है। वहां पर आप मैक्सिमम करंट कर देना, जो करंट लिखा है उसको लिख देना मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन ईच ब्रांच क्या आएगा, क्वेश्चन चेंज कर लेना, उसमें कर देना मैक्सिमम करंट इन ईच ब्रांच, ध्यान रहे। ठीक है भाई, किसी इंस्टेंट टी के लिए आपको टी देना जरूरी है, तभी निकल पाएगा वो। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसमें, Z3 क्या आ जाएगा भैया, Z3 तीसरी ब्रांच में देखें तो ये होता है R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC बराबर है, यहां पर Z3 सीधे R के बराबर हो जाएगा, तो Z3 आपका आ जाएगा भैया 10। वैल्यूज देखें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो R3 था ये 2 था और ये 2 था, वैल्यूज पुट कर देंगे, Z3 आपका 10 आ जाएगा। Z3 10 आती है, I3 क्या आ जाएगा, V0 बाई Z3,
वी नॉट आपका 100 है, Z3 कितना आया 10 आया है, तो ये भी आपका 10 ओम आ जाएगा। I1 I2 I3 आ गए, अच्छी बात है। अब निकालते हैं इनका फेज डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये I3 नॉट था, ठीक है, जो मैंने निकाला था वो I3 नॉट था, I3 नॉट लिख देना उसमें। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच तो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ईच ब्रांच करना है। तो पहले में आ जाएगा 10 phi1, भाई पहली ब्रांच है वहां पर हमने फेज डिफरेंस phi1 मान लिया, उसके करंट और उसके वोल्टेज का। तो अगर आरसी सर्किट की बात करते हैं तो यह आपके पास आता है 10 phi है ना, 10 phi आता है आपके पास XC और अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस XC, ओके 10 phi करना है, जेड नहीं देना होता, ठीक है। यहां पर आता है सीधे XC बाई R। आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट अगर आपको दे रखी है तो वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है फाई, और 10 फाई अगर हम निकालते हैं तो 10 फाई जो आपका आता है वो आता है XC बाई R। कितना आता है भाई? XC बाई R। तो 10 फाई 1 आपका हो जाएगा XC बाई R। लिख देता हूं ये बात, इन आरसी सर्किट tan phi इज इक्वल टू होता है XC बाई R। तो XC1 बाई R1 हो जाएगा। तो XC1 क्या आपके पास 8 और R1 क्या भैया 6, तो कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 कब आता है? ये 3, ये 4, ये 5, तो यहां बनता है 37, यहां बनता है आपके पास 53। तो 4/3 का मतलब क्या आ जाएगा? 5/1 आ जाएगा 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब एंड ये तो पहले में आ गया। 5/1 क्या है? 5/1 है फेज डिफरेंस ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच में तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का आ गया। अब हम ऐसी बात करते हैं सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच में देखें तो यहां मान लेते हैं फेज डिफरेंस आपका phi2 है, तो tan phi2 क्या आएगा भैया? XL बाई R आ जाएगा। जैसे यहां पर XC बाई R आता है वैसे यहां पर XL बाई R आता है। RL सर्किट में जो फेज डिफरेंस अगर हम phi मानते हैं करंट और वोल्टेज के बीच का, तो tan phi2 आता है भाई XL बाई R। XL1 और R2 तो 3/4 आ जाएगा। तो यहां पर phi2 आ जाएगा आपके पास 37। अच्छा एक और बात है आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो सर्किट अगर RC होती है तो RC सर्किट में करंट चलता है आगे, किससे? वोल्टेज से। तो अगर हम वोल्टेज का इसे यहां पर अगर फेजर डायग्राम बनाए इसका, तो मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, किसी इंस्टेंट ओमेगा टी है E0, तो I1 नॉट जो आएगा वो 37 आगे आएगा, किससे? EMF से, क्योंकि आरसी सर्किट में करंट आगे चलता है EMF से। आरसी सर्किट में करंट लीड करता है EMF से किसी एंगल फाई से। ये बनेगा आपका फेजर डायग्राम। यहां पर अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो आपका जो EMF है वो तो वही है E0 जिसका एंगल किसी इंस्टेंट ओमेगा टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो करंट आता है वो EMF से चलता है पीछे की तरफ, यहां पर पीछे की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास I2 नॉट। ये आपका 53 डिग्री का एंगल बना रहा है पूरा, पीछे की ओर 53 डिग्री का एंगल बन रहा है पीछे की ओर, किससे? E0 से 53 डिग्री पीछे होगा। RL सर्किट में EMF आगे होता है, करंट पीछे होता है। RC सर्किट में करंट आगे होता है, EMF पीछे होता है। करंट और EMF के बीच का जो डिफरेंस है वो 53। अच्छा इसमें 53 है, सॉरी यहां पर लिखना है 53।
गलती से लिख गया मुझसे, यहाँ पर 53 रखा है, यहाँ 37 है। तो ये हो गया आपके पास 53, ये हो गया आपके पास 37। चेंज कर ले भाई, ये 53 है और ये 37 है। यहां करंट पीछे है और वहां करंट आगे है ईएमएफ से। ये था भैया। अब तीसरे वाले केस में देखते हैं, इन थर्ड केस कि क्या आएगा फेज डिफरेंस। अगर थर्ड ब्रांच में देखें, एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं इसीलिए कि बड़ा सा कि आपको सारी बातें इसी में क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है भाई। इसको मान लेते हैं tan phi3। tan phi3 अगर हम देखें तो tan phi3 का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाई R, तो यह आ जाएगा 0। तो phi3 कितना आ जाएगा भाई 0, क्योंकि यहाँ पर XL और XC दोनों बराबर है। R देख लें आपके सामने, 2 लगा लो, यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है इस तरह से। तो phi3 0 आ गया, यानी यहाँ पर जो आपके पास करंट और फेज है वो सेम है। ये अगर E0 है तो जो आपके पास I30 आएगा वो सेम ही रहेगा। इस तरह से फेजर बनेगा इसका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब निकालते हैं भाई नेट करंट, और उनके बीच फिर फेज डिफरेंस भी निकालेंगे। उनके बीच हम क्या निकालेंगे फिर, फेज डिफरेंस। अब जो अगला पार्ट है इसका, जो भी थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट था, व्हाटएवर, तो नेट करंट पहले निकाल देता हूं मैं, ये इजीली निकालेगा। नेट करंट कैसे, अब तीनों करंट आपको एक साथ बनाने पड़ेंगे। देखिए भाई, ये तो आपके पास है I30 है ना, जो E0 के साथ साथ था, और उससे 53 डिग्री आगे साफ साफ बनाता हूं। ये आपके पास E0 है और यहां पर दे रखा है I30, सेम। इससे फिफ्टी 3 डिग्री आगे तो आपका I10 है, और इससे 37 पीछे कौन था, I20 था। ये 3 करंट है यहाँ पे आपके पास, 3 करंट है यहाँ पर आपके पास। I20 और I10 तो आपस में 90 बनाते ही हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब नेट करंट निकालता हूं, पहले मैं क्या निकालूंगा भाई यहाँ पे, नेट करंट। चलिए देखते हैं। तो भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर सीधा जो I है वो I3 I2 I1 के बराबर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपने इससे पहले जो सर्किट्स पढ़ी थी वहां पर अगर हम इस तरह से करते हैं, किरचॉफ लॉ से तीनों करंट का सम इसके बराबर आता, पर यहां पर करंट आपका स्केलर नहीं है, वेक्टर बन गया है। करंट आगे पीछे भी चलता है ईएमएफ से, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। जब हम यहाँ पे नेट करंट निकालते हैं सीधे इनका सम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है, करंट यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो उसमें वेक्टर फॉर्म में लेकर चल रहे होते हैं उसको, हम सीधे इनको ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा भाई। तीनों करंट को हम सीधे ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट करंट आपका आएगा वो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, उसको फेजर के फॉर्म में देखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो करंट यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, करंट का जो फेजर है उसे सॉल्व करेंगे तब आपका I0 निकलेगा, तो फेजर सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सीधे ऐड मत करते हैं, गलत हो जाएगा। यहां पर I डज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। Here current phasors are vectors, not scalars। तो इनका वेक्टर सम करना है, क्या करना है भाई, वेक्टर सम। तो इन तीनों करंट्स का आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, आप सीधे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे इसके अराउंड, मतलब I2 का I3 के अराउंड कंपोनेंट और I1 का भी I3 के अराउंड कंपोनेंट। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा नेट करंट। वेक्टर फॉर्म में करना है, गलती मत कर देना भाई, पहले बार बार कह रहा हूं मैं,
ये I3 नॉट। इसमें 3 कंपोनेंट आएंगे, एक I2 का कंपोनेंट यहां पर आएगा जो हो जाएगा I2 नॉट cos 37 और एक आ जाएगा I1 नॉट cos 53 और बाकी दोनों 90 पे आ जाएंगे। यहां आ जाएगा I1 नॉट sin 53, यहां पर आ जाएगा आपके पास I2 नॉट cos 53। रिजल्टेंट देखें आप ध्यान से, ई नॉट तो बनाया था मैंने, वो तो वोल्टेज है। तो करंट आपका 3 करंट का सम, इन तीनों का जो वेक्टर सम आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब अगर हम आई नॉट वेक्टर निकालते हैं तो वो आ जाएगा I1 नॉट वेक्टर प्लस I2 नॉट वेक्टर प्लस I3 नॉट वेक्टर, इस तरह से। यहां पर अगर हम करते हैं I वेक्टर तो वो आता है I1 नॉट वेक्टर प्लस ये आता है, ये नहीं आता, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, स्केलर सम नहीं कर सकते आप। यहां पर करंट कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर हम ये करेंगे तो भाई इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। I3 की वैल्यू 10 आई थी, I1 आपका 10 आया था cos 53, तो 10 मल्टीप्लाई 3/5 और 5 मल्टीप्लाई 4/5 ये आ गया आपके I2 नॉट। I2 नॉट की वैल्यू 5 थी, cos 37 4/5, I3 नॉट 10 हो गया और एक वो हो गया। यहां पर देखिए I1 नॉट का मतलब 10 मल्टीप्लाई 4/5 होता है। I नोट क्या है 5 मल्टीप्लाई 3/5, cos 53 नहीं cos 37 आएगा। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया मुझसे। यहाँ पे sin 37 लिखना है आपको, sin 37 लिखना है, सॉरी गलती से cos 53 लिखे, sin 37 करो उसको। ये sin 37 आएगा यहाँ पर, I2 cos 37 cos 53 sin 53 sin 37 कर लो इसको, sin 37 चेंज करो भाई, sin 37 4/5 आएगा, सॉरी 3/5 आता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या आ जाएगा। अब ये 6 + 4 + 10, ये इधर मिला के 20 आ गया तीनों मिलाकर। ठीक है, 3 और 8, 3 ये रह गया, 8 माइनस 3 करूंगा 5 बचेगा ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपके पास 5। तो यहां पर जो आई नोट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 400, 425 आ गया आई नोट। आई नोट क्या आ गया √425, तो √425 आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, √425 क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो भाई यहां पर आपका आई नोट तो निकल आया, आई नोट कितना आ गया √425। अब हमें आई नोट और ई नोट के बीच का फेज डिफरेंस चाहिए। नेट करंट और नेट वोल्टेज का फेज डिफरेंस थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने एक ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया, सीधे सीधे बार बार बातें समझानी पड़े मुझे। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वही तो है आपका आई नोट। ये है आपके पास क्या आई नोट। ठीक है, ये 90 था, ये 90 था ही, तो इनके बीच क्या बन रहा है 90 बन रहा है। अगर ये 20 है, ये 20 है आपके पास नीचे बना है ना, और ये कितना है 5, तो ये भी कितना आ जाएगा भैया 5। इसको हम मान लेते हैं 5। तो आपको ध्यान हो ई नोट कहां था, ये पे था ई नोट। मैंने जब नीचे बनाया था तो I3 जिस डायरेक्शन में था ई नोट उसी डायरेक्शन में था,
तो ई नॉट आपके पास ये हो जाएगा जहां ये 20 लिखा हुआ है, और आई नॉट क्या हो जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर फाई आ जाएगा। अब यहां से हम tan फाई देखें, अगर इस ट्राइंगल से अगर हम tan फाई देखें तो tan फाई क्या आ जाएगा आपके पास 5/20 कितना आ जाएगा 1/4। tan फाई आपका आ जाएगा 1/4। तो फेज डिफरेंस बिटवीन नेट करंट और ईएमएफ आ गया आपके पास 1/4। ठीक है, फाई आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। नेट करंट आपका निकाल दिया मैंने। अब इफेक्टिव जो भी आपका बचा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब जेड निकालना है, लीजिएगा ई नॉट बाई आई नॉट। ई नॉट कितना आपके पास 100/√425। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है भाई। ये 10 आया था, ये 5 आया था, ये 10 आया था। यहां पर जो करंट होगा वो आ जाएगा 100/10, 100/10। ठीक है, तो 10 ही आया था, I1 10 लिया मैंने, सही लिया है। तो साइन 53 कॉस 53 3/5 लिया है, कॉस 37 4/5 है, 3/5 है, 4/5 है, सब कुछ सही लिया मैंने अपने हिसाब से। कुछ गलती हो गई हो कैलकुलेशन तो आप लोग सही कर लेना, ठीक। करने का तरीका यही रहेगा है बहरहाल। यहाँ पर जो करंट होता है उसको आप स्केलर नहीं मान सकते, वेक्टर क्वांटिटी होगी, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये बात क्लियर होगी। तो इस तरह से मैंने सारी बातें यहाँ पर निकाल दी मेरे हिसाब से। नेट करंट पूछा था, नेट करंट आ गया, नेट करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस आ गया, तीनों ब्रांचेस में करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और उनके अलग अलग जो फेज डिफरेंस है ईएमएफ के साथ वो भी निकाल दिया मैंने, ठीक है। हाँ, और नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आपके सामने लिख दिया मैंने 100/425। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जो मुझे आपको बताना था कि भाई इस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, खत्म करते हैं फिर कहानी। एक क्वेश्चन और देख लें फटाफट जल्दी से। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, यहां पर एक कैपेसिटर C है, यहां पर रेजिस्टेंस R2 है, ये इंडक्टर L है, एक ईएमएफ दे रखा है आपको E। क्लियर होगी बात। तो आपको यहां बताना है कि कंडीशन क्या बनेगी। मान लीजिए ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, मतलब यहां पर ओमेगा क्या आएगा आपको ये बताना है इस बार, ठीक है। इस सर्किट में क्या आएगी रेजोनेंस की कंडीशन। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। एज वी नो इन रेजोनेंस कंडीशन, अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो नेट ईएमएफ या नेट वोल्टेज बोल सकते हो एंड नेट करंट विल बी इन सेम फेज। भाई सेम फेज में अच्छी बात, देखते हैं नेट करंट क्या आएगा। यहां पर हमने करंट को मान लिया आई नॉट, तो यहां आ जाएगा I1 नॉट, यहां आ जाएगा I2 नॉट। करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट की वही आ गई। यहां पर किसी इंस्टेंट हमने देखा तो मैक्सिमम करंट था यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, इस तरह से। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, I1 नॉट की, तो भैया I1 नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, I1 नॉट आएगा आपका E नॉट, यहां का मैक्सिमम वोल्टेज, और इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा XC स्क्वायर, तो आ जाएगा
ये आ गया I1 नॉट एंड tan phi1 देखें I1 नॉट और EMF यानी E नॉट के बीच का अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो वो आ जाएगा आपका XC/R1, ये आ जाएगा 1/ωc/R1। फेजर बनाया अगर यहां पर हम तो करंट चलता है इसमें आगे RC सर्किट में, तो आपका मान लीजिए हो गया I नॉट, ये मान लीजिए आपका E नॉट है, तो यहां बनेगा आपके पास phi1, ये I1 नॉट है, सॉरी। इस तरह से फेजर डायग्राम देखिए इनका। करंट यहाँ RC सर्किट है तो करंट आगे चलता है, अब देखिए आगे की बात। I2 नॉट क्या आ जाएगा भाई, सिमिलरली पूरा ईएमएफ इसको मिलेगा, E नॉट मैक्सिमम वैल्यू जो ईएमएफ की आएगी, सेम वोल्टेज यहां काम करेगा, सेम वोल्टेज यहां करेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, R2 स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर यानी XL स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। tan phi2 क्या आ जाएगा, XL अपॉन में R2, XL क्या होता है भाई, ओमेगा L अपॉन में R2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात, तो ये आ जाएगा आपके पास दोनों चीजें, ठीक है। फेजर डायग्राम देखें अगर हम ध्यान से यहां पर, तो फेजर डायग्राम जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। E नॉट आपके पास ये था ही, यहां पर करंट जो होता है कुछ एंगल से पीछे होता है, करंट जो होता है यहां पर कुछ एंगल से क्या होता है भाई, पीछे। तो मान लीजिए आपके पास ये करंट आएगा, ये I2 नॉट आ जाएगा, RL सर्किट में करंट चलता है पीछे, फेज डिफरेंस phi2 निकालना है तो phi2 इस तरह से बन जाएगा आपका फेजर डायग्राम। इतनी बात समझ आ गई, चलिए तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट खत्म होने वाला है, हो जाएगा अभी। अब अगर इसका दोनों का एक साथ कंबाइंड फेजर बनाए तो फेजर किस तरह से बनेगा वो देखो आप एक बार। E नॉट एक करंट I1 नॉट है जो phi1 से आगे है, ठीक है। दूसरा करंट आपका I2 नॉट है जो phi2 से पीछे है। अब आप क्या करोगे, मैंने कहा था जो नेट करंट आएगा वो इन दोनों का रिजल्ट आएगा, जो नेट करंट आएगा वो I1 नॉट और I2 नॉट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इनके एक एक कंपोनेंट तो यहां कर दो, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा I1 नॉट साइन phi1, यहां पर जो आएगा वो I2 नॉट साइन phi2, ठीक है। अब देखिए करंट क्या है, 1 2 3 4, इन चारों का जो रिजल्ट आएगा वो करंट हो जाएगा। I2 तो कैंसिल हो गया आपके पास, जिनके हमने कंपोनेंट कर दिए वो तो गायब हो गए। तो कंपोनेंट जब हम गायब कर देंगे तो नेट करंट, मैंने कहा था भाई नेट वोल्टेज और करंट आपस में क्या बनाए, जीरो का फेज डिफरेंस बनाए। अगर करंट, नेट करंट जो आएगा इसका, इसका और इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, तो अगर ये आपस में कट जाएंगे तो नेट करंट यही बचेगा भाई। E नॉट और नेट करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो। एक करंट, दो करंट, 3 4, इनके तो कंपोनेंट कर दिए तो गायब हो गए। अपने पास 1 2 3 4 करंट है, और अगर इस तरह से करंट है अपने पास, ठीक। नेट करंट अगर वोल्टेज की डायरेक्शन में आएगा ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये दोनों आपस में कट गए तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे ईएमएफ की। ईएमएफ भाई इसी डायरेक्शन में दे रखा है आपको E नॉट, तो नेट करंट इन दोनों का सम हो जाएगा जो कि सीधे E नॉट की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जीरो का फेज डिफरेंस बन जाएगा उस केस में। तो इस केस के लिए क्या होना चाहिए, इस केस के लिए भैया आपका होना चाहिए क्या, कि जो I1 नॉट है साइन phi1 बराबर क्या होना चाहिए, I2 नॉट
साइन फाई 2। इसके लिए ये होना चाहिए जो लिखा है मैंने, उस कंडीशन के लिए ये होना चाहिए। I1 नॉट पता है क्या था आपके पास, I1 नॉट था आपके पास E नॉट डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन फाई 1। अब आपके पास देखिए tan फाई 1 क्या था, तो tan फाई 1 था भैया XC बाई R1। तो यहां से अगर हम करते हैं साइन फाई 1, तो साइन फाई 1 क्या निकल आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास बेस, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में आ जाएगा सीधे XC स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। अरे tan फाई 1 ये तो sin फाई 1 ये तो आएगा जो लिखा है मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल से देखें, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली tan फाई 2 दे रखा है तो आपका sin फाई 2 निकल आएगा, sin, तो sin फाई 1 तो आ गया सीधे आपके पास XC डिवाइड में XC का स्क्वायर, सिमिलरली I2 क्या था, E नॉट बाई I2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन फाई 2 क्या आ जाएगा। अब इसको मिटा रहा हूं मैं इस फिगर को, इसकी जरूरत तो है नहीं, हटा दो इसको। यह आ जाएगा आपके पास XL, ये XC है ठीक है, रूट R2 स्क्वायर और XL स्क्वायर, ये आ गया। E नॉट से नॉट कैंसिल हो गया, खत्म करो उसको, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है। तो XC, क्योंकि जो XC होता है वो 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर, दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो ये रूट जाएगा हट, R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, क्योंकि XC किसके बराबर होता है, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर। तो अगर XC को 1 अपॉन ओमेगा C लिखूंगा तो ये और ये सेम चीज रूट से रूट कट जाएगा, खत्म कहानी। इधर आ जाएगा सिमिलरली XL, ये और ये सेम चीज लिखी हुई है, रूट R2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर XL, सॉरी L स्क्वायर, क्योंकि XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के। क्लियर होगी बात, और देखते हैं आगे क्या है कहानी इसकी, हटाओ इसको सब। 1 अपॉन ओमेगा C, XC के प्लेस है 1 अपॉन ओमेगा C, R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा L, ये हो गया आपके पास R2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ओमेगा C लिखा हुआ है ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर L इंटू C, ये क्या हो जाएगा, C है, इसको इधर लाओ, इसका इधर मल्टीप्लाई करा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर एक सी से हो जाएगा L बाई सी, ये हो गया आपके पास R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, इधर ले चलते हैं, L बाई सी इधर ले आओ ठीक है, ये हो गया आपके पास R2 स्क्वायर इंटू C माइनस L, ठीक है, होल अपॉन में C। इधर देखें ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, L भी कॉमन ले लो, एक तो बचेगा आपके पास R1 स्क्वायर C माइनस L, ये बच गया। रेजोनेंस कंडीशन में जीरो का होता है फेज डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ये L और ये C, इसको डिवाइड में ले आओ, रूट आ गया ठीक है। तो ये वो कंडीशन है आपकी, इन दोनों में से अगर कॉमन लेके आप कट भी कर सकते हो तो कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा ये आपके पास, R2 स्क्वायर C डिवाइडेड बाई L माइनस 1, यहां से L कॉमन ले, यहां से L कॉमन ले, कट कर दो, नीचे L और C बचा रहेगा, यहां हो जाएगा आपके पास R1 स्क्वायर C बाई L माइनस 1। आंसर आपका ये दिया हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया।
यह वो क्वेश्चन था। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसलिए मैंने करवा दिया। तो ये आपका आंसर था उसमें, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये भाई पूरी बात थी पैरेलल एलसीआर सर्किट की, मैंने आपको बता दी। कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसमें, बढ़िया बढ़िया। वैसे आज एक ही न्यूमेरिकल में मैंने सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। अब कल केवल न्यूमेरिकल करेंगे एलसीआर सीरीज, एलसीआर पैरेलल में। ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।